चलिए बच्चों, आगे चलते हैं हम अपने 11th केमिस्ट्री के लेक्चर पे। अभी पिछले लेक्चर में बच्चों हमने बोहर मॉडल एटम अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन ले ली, उनसे न्यूमेरिकल्स वो सब कुछ कर लिया। बोहर मॉडल एटम वेल एस्टेब्लिश हो चुका था। तो ये सब कुछ ठीक ठाक था, पर जैसे जैसे टाइम बीता 1913 में आया था। तो जैसे जैसे टाइम बीता 1919 में से लेके 1927 तक 8 साल में बहुत कुछ बदला। जो स्पेक्ट्रल सीरीज को देखने का वे था, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, उसको बदलाव हो चुका था। मोर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट आ चुके थे। तो जो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का तब उसने एक्सप्लेन किया था, बेसिकली उसमें और डिटेल आ चुकी थी। वो उस डिटेल का आंसर बोहर के पास नहीं था। एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, बोहर जो है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ऑन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया था। ये कुछ क्वेश्चंस उसके सामने रखे गए थे। आपने सोचा होगा कि आज का लेक्चर शायद बोहर मॉडल एटम के फेलियर पे है। नहीं है वो, क्योंकि जो बेसिक फेलियर था उसका, वो नई 2 थ्योरीज थी, जो एक तो 1923 में आई थी और एक 1927 में आई थी। वो थ्योरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर। तो मेरा दिमाग में ये आया कि पहले मैं आपको वो थ्योरीज करवाता हूं, बाद में फेलियर को अच्छे से डिस्कशन में ले लेंगे आपसे। ठीक है, थ्योरीज तो पता होगा सर। अब देखो, ये डी ब्रॉगली नाम का एक साइंटिस्ट है सर, डी ब्रॉगली। इसने 1923 में एक हाइपोथेसिस दे दिया। हाइपोथेसिस का मतलब है ऐसे ही कुछ बोल दिया हवा में, कुछ ऐसा ही थ्योरेटिकल पोर्शन बता दिया, किसी को रेलेवेंस मान लिया, कुछ थ्योरेटिकल काम किया और बोल दिया। कैसे बोला सर? इसको पता चल गया और इसने स्टडी किया 1905 में आइंस्टाइन की थ्योरी का। तो आइंस्टाइन भैया जी ने ये बोला था तब कि जो बेसिकली वो आइंस्टाइन इस पॉइंट पे पहुंच गया था कि जो रेडिएशन को हम मानते हैं वो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो करती है। अभी थोड़ा बहुत छोटे हो तो बड़े हो जाओ, मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि जो रेडिएशन सूरज से आ रही है वो या तो वेव नेचर की है, ऐसे कंटिन्यूस एनर्जी वाली, और एनर्जी पैकेट वाली। ये दोनों बातें हमने की है। वो कहता है कि इसका मतलब इसकी डुअल करैक्टर है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ये कैसे बिहेव करती है। इसकी अपनी मर्जी है। वेव जो रेडिएशन आती है वो चाहे तो वेव बन जाए या पार्टिकल नेचर में शो करे। इट्स ओन जो है सिचुएशनल जो इसकी मर्जी है। तो रेडिएशन में 2 नेचर्स आ गई सर। क्या नेचर आ गई? एक तो वेव नेचर आ गई और एक पार्टिकल नेचर आ गई सर। अब वेव और पार्टिकल, रेडिएशन तो वैसे ही वेव मानते थे हम, तो वेव भी बन सकती है और पार्टिकल भी बन सकती है। ये आ गया था। ये था रेडिएशन के बारे आइंस्टाइन का फॉर्मूला। पार्टिकल नेचर में हमने क्या समझाया था बच्चों? प्लैंक की थ्योरी को समझाया था। वेव में क्या समझाया था हमने? वो स्पेक्ट्रम सारे समझाया था, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो सारा कुछ आया। अब सर, अब डी ब्रोगली साहब को क्या सूझा? डी ब्रोगली कहता है कि नेचर लव्स सिमेट्री। तो नेचर लव्स सिमेट्री, जो नेचर है वो सिमेट्री को पसंद करती है। नेचर लव्स सिमेट्री। अगर रेडिएशन जो वेव होनी चाहिए थी पार्टिकल हो सकती सिचुएशन, इसी तरह से पार्टिकल भी हो सकता है और वेव भी बन सकता है। जैसे आइंस्टाइन ने बोला था कि रेडिएशन हैज डुअल करैक्टर, इसी तरह से डी ब्रोगली ने बोला कि पार्टिकल आल्सो हैव अ डुअल करैक्टर बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। अगर रेडिएशन जिसको वेव होना चाहिए तो वो पार्टिकल बन सकती है, तो पार्टिकल जिसको पार्टिकल होना चाहिए सिचुएशनली वो भी एज अ वेव बिहेव कर सकता है, एज अ वेव बिहेव कर सकता है। उसको पूछा गया कैसे, हाउ कैन यू प्रूव दिस? नथिंग। देयर वर सर्टेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसने करके बता दी। ये इसने सर जी 1923 में दिया था, ये वाला था। अब 1927 में डेविसन और जर्मन ने 1927 में
डेविसन और जर्मन ने इसके कहे हुए बातों को साबित किया। ये दो अलग साइंटिस्ट हैं सर। 1927 में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके ये साबित किया कि डी ब्रोगली जो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं सही है। डी ब्रोगली ने तो बोल दिया ना, हाइपोथेसिस था, साबित तो किया नहीं था उसने। अब ये साबित करने वाला काम तो आपका +2 फिजिक्स में आएगा, वहां डिटेल में कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा हाइपोथेसिस को यही मान लेते हैं। तो डी ब्रोगली का हम कॉन्सेप्ट आगे चलते हैं। देखिए आइंस्टाइन 905 और ये देखिए आप फर्क समझ रहे हो डिस्टेंस का, 18 इयर्स का। अब इसके पहले किसी ने ये बात सोची ही नहीं है। अब इसने क्या किया बच्चों कि इसने बोहर की थ्योरी का जो कुछ रेडियस वाला फॉर्मूला था, दूसरा था, वो अपनी वेव थ्योरी लेके, इलेक्ट्रॉन की वेव थ्योरी लेके एक्सप्लेन कर दिया। अब वो कैसे जुटलाएं इसको, तो वेव बना रहा फिर बीच में। तब तक 1927 4 साल के बाद इन दोनों ने ये साबित किया कि डी ब्रोगली वाज इज करेक्ट। देखिए आप, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ये एक्सपेरिमेंटल है और ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो उसने दे दिया। अब तो जो पार्टिकल नेचर है बच्चों वो होती है माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो मान जो बड़े पार्टिकल है वो आपको वेव में चलते हुए नजर नहीं है। जैसे मैं स्केच फेंक दूं तो स्केच सीधा ही जाएगा, ऐसा पार्टिकल सीधा, पर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो वेव में चलता नजर आएगा ऐसे। माइक्रो तो वो एक वेव बन जाएगा। माइक्रो वुड बी अ वेव एंड दीज आर द पार्टिकल। ठीक है, तो इसका वेव्स का ये सारा कॉन्सेप्ट है। ये मैटर वेव्स होती हैं, ये सब फिजिक्स में है सर, यहाँ तो है ही नहीं आपके लिए। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ये वाला काम। तो यहां से हम अब सिंपली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डी ब्रोगली रिलेशनशिप और हाइपोथेसिस। सो व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये चलते हैं सर। अब डिटेल तो हो गया, आंसर में ले लेते हैं। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में था कि अकॉर्डिंग टू इट as wave has dual character and then similarly particle also has dual character, that is wave. It can behave both as wave and particle. ये पार्टिकल और वेव दोनों में बिहेव कर सकता है। ये था डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस जो उसने बोला था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम वेवलेंथ of particle when it is wave is inversely proportional to p means momentum. That is lambda is equal to h by mv, and where h is Planck's constant. h क्या है? Planck constant है जो उसने यूज किया था। ये प्रोपोर्शनल साइन है, ये हटाया तो h लगा दिया। Where h is Planck constant, m is mass of particle, velocity of the particle. अब डुअल करैक्टर जो है ये वाला जो है ये इट इज मोर सिग्निफाइड फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मास इज टू लार्ज, मास बहुत ज्यादा होता है और वेवलेंथ इतनी छोटी आ जाएगी कि हमें नोटिसेबल ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो वेव में चल भी रहा है। बट जैसे ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वेवलेंथ थोड़ी बड़ी आएगी, हमें पता चलेगा कि वो ऐसे ऐसे वेव से चल रहा है। सो जो हम लेते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, theoretical है ना सर, हाइपोथेसिस इज मोर सिग्निफिकेंट इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक
सो डेली लाइफ में हमें इतना नोटिसेबल नहीं होता, हेंस नॉट नोटिसेबल इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में इतना हमें नोटिसेबल नहीं होता सर। अब ये तो उसने हाइपोथेसिस दे दिया, अब इस हाइपोथेसिस को पहुंचा कैसे था मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो ये है डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, जो माइक्रोस्कोपी पे लगता है क्योंकि उसका मास कम होता है तो वेवलेंथ नोटिसेबल आएगी, दिखेगी हमें, बट ये मास जो है माइक्रोस्कोपी में ज्यादा है तो नोटिसेबल नहीं आएगा। आप बोलोगे डुअल रिएक्टर में, तो ये मतलब क्या है? मतलब बहुत कुछ है बच्चों, बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हैं। देखो मैंने आपको हर बार साइंस में यही बताया है कि हम साइंस में जो फिनोमिना हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं कि ये इन्वेंशन कर रही है फिनोमिना की, ये इन्वेंशन तो नहीं है, मैं बोलूंगा ये फाइंड किया जाता है। री इन्वेंटेड तो इन्वेंशन तो वो है कि कुछ हम बोल ही नहीं सकते इन्वेंशन, क्योंकि ये सब कुछ पहले ही मौजूद है नेचर में। अब ये अगर उसकी वेव रिएक्टर है तो वो भी मौजूद है, अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन वेव और पार्टिकल दोनों बिहेव कर रही है वो भी कर रही थी पहले भी। हमने तो सिर्फ उस फिनोमिना को नोटिस किया और उसको बुक्स में लिखा, टेक्स्ट बुक्स में लिखा, उसको सिलेबस बनाया, एंड फॉर फर्स्ट टू ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आगे तक के सिलेबस में डिवाइड कर दिए, जो हमने अब तक ढूंढा है। रोज मिल भी रहा, ये तो है नहीं, सारा कुछ बना दिया है। अब ये सब कुछ प्रेजेंट है, उसने ये बोल दिया नेचर लव्स मिस्ट्री, अब नेचर को ले आया बीच में। तो फिर वो कैसे करते? अब कुछ फिनोमिना दिखते हैं, कुछ फिनोमिना हमें नहीं दिखते। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम कर पाते हैं, जैसे नील बोहर की थ्योरेटिकल एक पोर्शन था जो उसने अपने मैथमेटिकल रिजल्ट बनाया था, क्योंकि नील बोहर ने भी तो कोई एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं था। नील बोहर ने प्लैंक्स की थ्योरी को पकड़ा और उससे हाइड्रोजन को स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने लग गया, साथ में उसको रदरफोर्ड की थ्योरी का हेल्प मिल गया। तो उस तरह से वो एक नए थ्योरेटिकली पोर्शन से चलते हुए एक मॉडल एटम को दे पाया। ठीक है, अभी आप यही तो मैं बोल रहा हूं, मैंने फेलियर इसीलिए नहीं करवाया आपको, फेलियर से हम आगे का सफर बनाएंगे। 2-3 आप लेक्चर रुक जाओ, तब हम सफर बनाएंगे इसको आगे। चलिए, अब सर क्वेश्चन ये आता है, हाउ विल यू कोरिलेट बोहर्स कॉन्सेप्ट एंड हाइड्रोजन एटम एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। सो कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन ऑफ डी ब्रोगली, देखिए डी ब्रोगली एंड बोहर मॉडल एटम, अब इनका मॉडल एटम, इनका एक कोरिलेशन हम करने की कोशिश करेंगे सर। देखिए ये ध्यान से देखना, आपने इसको ध्यान से पकड़ना। देखिए ये था हमारा ऐसे वाला, ऐसे, और ये ऐसे है, ये तो रेडिएशन है सर हमारे, ठीक है ना, सॉरी ऑर्बिट्स है, शेल्स है। और क्या बोला था सर, नील बोहर ने क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वेलोसिटी भी और मास है, तो नील अकॉर्डिंग टू नील बोहर, अकॉर्डिंग टू नील बोहर क्या था सर, mvr इज इक्वल टू h बाय 2 पाई, nh बाय 2 पाई, वट एवर द थिंग्स, ठीक है ना, तो वो उतना ही होगा, ये समझे बात आप, ठीक है। और 2 पाई r इज इक्वल टू nh बाय mv, 2hr इज इक्वल टू nh बाय mv, यहां तक समझ लगे, ये 2 इधर लगे, 2 पाई r बन गया और ये नीचे आ गया। तो पीछे चले सर, डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला था, लैम्डा कैसी होती है, h बाई mv, अब इलेक्ट्रॉन का मास हो जाए, और 2 पाई r n इंटू लैम्डा हो गया। अब ये आपको अच्छे से बोलना है, थोड़ा सा +1 से ऊपर चल पड़ते हैं। 2 पाई r क्या है सर, 2 पाई r इज सर्कमफ्रेंस, पेरिफेरी ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ये है। अब वो बोलता है कि कोई भी ऐसा सर्कमफ्रेंस वही पॉसिबल है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो n लैम्डा है। वो उसने कैसे बोला, 1 मिनट में समझ जाओगे आप। ये बोला था सर उसने ऐसे, ये देखिए, ठीक है, आगे ये है। अब ये देखिए सर, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता ही ऐसे है, जो बोहर बोल रहा है वो ऐसे घूमता ही नहीं है, सीधा ऐसे ऐसा, ये वो बोल रहा है।
अब वो बोलता है एन लैम्डा आएगा सर इसमें। एन लैम्डा क्यों आया सर? अगर ये एन लैम्डा आता है तो जहां से वेव शुरू होती है, ये जैसे यहां से शुरू हुई, देखिए आप मेरे स्केच को देखिए, ऐसे ऐसे चल रहे हैं हम। हाँ सॉरी, ये चल पड़ा, ये बाद में वहीं चले। अगर वहीं चलेंगे तो एक दो, ये पूरी वेवलेंथ होनी चाहिए ऐसे। ये देखिए मान लें ये है हमारे पास, हमें चलना है ये एक, ये दो और ये तीन। अगर ये ऐसे ना होता, देखो ये तीन आ गए तो दोबारा वहीं आ गए ना, तभी तो हम सर्कल पूरा करते रहेंगे। अगर ये ना होता, ठीक है ना, तो ये ऐसे होता, मान लीजिए ये ऐसे होता, कुछ और ही होता, तो फिर ये ऐसे चला जाता। तो इसका जो सर्कुलेशन है अराउंड द एटम वो परफेक्ट होना ही था। अब वो बोल रहा है कि मैंने ये साबित कर दिया, बोहर ने ये माना था सही है, आपने भी, सब लोगों ने माना ये सही है। अगर ये सही है तो फिर मेरा भी सही है, क्योंकि मैंने यहीं से तो ड्राइव किया। पर वो ये बोल रहा है कि ये पेरिफेरी जो है इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द wavelength of one electron revolving around the nucleus at high speed। तो वो एन लैम्डा होना चाहिए। ये है उन दोनों का को रिलेशन जो उन्होंने करके बताया था। ठीक है, तो ये तो ठीक था, इसी से तो उसने सारे वो ऑर्बिट्स और वो निकाले थे। तो उसने ये बोला कि मैं तो वे बोल रहा हूं, तो मेरा भी तो सही है, तभी तो वही वैसे वैसे घूम रहा है जैसे बोर बोल रहा है कि वो एक स्टेबल ऑर्बिट में ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वो कोई इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी छोड़ता नहीं है, कोलैप्स नहीं करता है, वो अपने स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन में घूमता रहता है। तो मैं भी बोल रहा हूं कि 2 πr एन लैम्डा है। आप ले लीजिए पहला, तो 2 πr लैम्डा, दूसरा 2 πr 2 लैम्डा, तीसरा 2 πr 3 लैम्डा। ठीक है, पहले में 1 लैम्डा होगी, दूसरे में 2 लैम्डा, तीसरे में 3 लैम्डा होगी। तो ये पेरिफेरी वही आएंगे जहां ये आएगा। अब इससे कुछ बड़ी सारी बातें हैं बच्चों, ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखी नहीं मिलेंगी। सबसे पहले तो वो बोलता है कि हर रेडियस नहीं आ सकता, जैसे बोहर ने बोला था, मैं भी वही बोल रहा हूं। वही रेडियस आ सकता है जिसमें वेवलेंथ जो है इंटेग्रल मल्टीपल हो जाए, इंटेग्रल मल्टीपल 1 2 3। आपके पास 2 πr 2.5 लैम्डा वाला तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 2.5 लैम्डा आया तो वो घूमता घूमता कहीं और ही पहुंच जाएगा। वो जहां से चला है वहीं पे एंटर नहीं करेगा तो सर्कल पूरा नहीं होगा, वो उसका अपना पाथ ही बदलता रहेगा। जो हम बोल चुके हैं कि अपना पाथ वो अपने आप नहीं बदल सकता विदाउट द सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, वो स्टेशनरी ग्राउंड पाथ में ही घूमता रहता है। तो फिर वो पाथ बदल जाएगा उसका 2.5 से। देखा ना अभी, जैसे यहां से यही यहां से शुरू हुआ था, यही एंटर होके फिर वही सर्कल, पाथ नहीं बदलता, तो इसमें तो पाथ बदल जाएगा 2.5 में से। तो इसका मतलब वही रेडियस परमिसिबल है जिनमें 1 लैम्डा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा वेवलेंथ बन जाए इंटेग्रल मल्टीपल। तो यही तो बोहर बोल रहा था, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं अपनी लैम्डा के हिसाब से बोल रहा हूँ, वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट से, वो मोमेंटम के हिसाब से बोल रहा था। भाई भूल ही क्या, वो दोनों बनाए तो एक जैसे ही है। उसने खुद तो कुछ किया ही नहीं, जैसे इसने नहीं किया, इसने प्लैंक की थ्योरी को ले लिया, इसने इसी की थ्योरी को यूज कर लिया। अगर वो बोलता है ये सही है तो वहीं से मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, मेरा भी तो सही है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी वेव थ्योरी में बिलीव कर सकते हैं, वो माना जाता है। ठीक है सर, तो ये डी ब्रोगली का एक कॉन्सेप्ट है जो हमने मानना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ऐसा, इसको ये कोरिलेशन कर देते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ लैम्डा इक्वल टू h/mv, दिस रेडियस। तो ओनली those radius are permitted which gives lambda as integral multiple, तो इंटेग्रल मल्टीपल देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे hence electron around an atom revolves in certain fixed paths. Hence electron revolves around atom in
certain fixed paths, ठीक है, गिविंग यू। अब सर यही बात नील बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, क्योंकि जो वो पाथ ले रहा था सर वो ये है, certain fixed path in the shape of waves, in the shape of waves, not circular। ये उसने बोल दिया, ये ध्यान देने वाला बात है। अब ये तो बदल गया सर, ना तो इसको झुठला सकते थे, ना ये सर्कुलर पाथ वाला प्रॉब्लम आ गई सर। अब मैंने वही बोलना था ना, अगर मैं फेलियर करवाता तो फेलियर पहले लिख देते आपके बुक्स में, वहां हम लास्ट पे लिखा होगा द मेन फेलियर इज दैट इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट। अब हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली आपको पता ही नहीं है तो कैसे एक्सप्लेन करवाओगे उससे, आपको तो पता हो। तो ये था सर, उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में फिक्स में घूमता ही नहीं, उसकी तो वेव नेचर है, वो कहीं और ही कैसे ही घूम रहा है, आप समझे बात। तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो नहीं बता पाया था बाद में, तो नील बोहर को भी छोड़ना पड़ा था हमें। ये वाला जो मॉडल कॉन्सेप्ट है ये था अपना डी ब्रोगली आज वाला। अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं बच्चों इसके, सो दैट हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ पाएंगे, इसमें और तो कुछ है नहीं है इसमें, ठीक है बच्चा पार्टी। तो चले सर, ये आ गया, ठीक, क्या आ गया आपके पास, वो बोला सर क्वेश्चन कैलकुलेट the mass of photon with, देखिए, wavelength 3.6 angstrom। तो आंसर में लैम्डा h by mv, m is equal to h by lambda into v। तो h की वैल्यू आ गई 6.62, 6 10 to power minus 34, और लैम्डा की वैल्यू है 3.6 10 to power minus 10, और वेलोसिटी की वैल्यू है सर 3 into 10 to power 8, बिकॉज इट इज अ फोटोन एंड फोटोन इज ऑलवेज कॉल्ड फॉर लाइट। क्वांटा भी होता तब भी यही था, रेडिएशन की वेलोसिटी ऐसे ही डाली जाएगी। तो इसका मास यहां से सॉल्व करने पे यू विल गेट 6.35 10 to power minus 29 kg, वेरी 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 स्मॉल। ये आ गया आपके पास ये, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बन गया आपका। तो इसमें ये साबित किया कि फोटोन का मास इतना आता है और उसकी वेवलेंथ प्रेजेंट है। अब ये मैथमेटिकल वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो पार्टिकल है, अगर फोटोन है तो एनर्जी पैकेट है, ठीक है, तो उसमें थोड़ी से मास भी माना जाएगा। अब वो कैसे है वो आगे देखेंगे इसमें और बात। एक क्वेश्चन और, तो क्वेश्चन ये है सर, द मास ऑफ, चलिए, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 into 10 to power minus 25 joule, calculate the wavelength, calculate wavelength। तो चलें सर, ये आ गया 3 into 10 to power minus 25, अब v आ गया 2 into 3 into 10 to power minus 25, और नीचे मास 9.1 minus 31 का अंडर रूट, इतने मीटर पर सेकंड आएगी इसकी वेलोसिटी, तो ये आती है 1812 मीटर पर सेकंड। हम निकालनी तो इसकी वेवलेंथ है सर, तो लैम्डा आ गया h by mv, h है 6.26 10 to power minus 34, मास 9.1 10 minus 1 और 1812, और ये आंसर आता है 8967 10 to minus 10 मीटर, और हम ले सकते हैं 8967 ऑंगस्ट्रॉम सर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत सारे आएंगे जो आपको करने पड़ेंगे डी ब्रोगली के, ठीक है, क्लियर है सर बच्चों में। देख रहा था कोई एक आध क्वेश्चन और बढ़िया सा, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस, हाँ जैसे अभी क्वेश्चन में बोल के बता देता हूँ, आप कर लेना। इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज दिस 2.19 10 to power 6 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिए लैम्डा h by mv, तो ये तो आपको h पता है, मास पता है, m, अब मास इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैं सारे यही ले लेता हूँ 6.626, ये वेलोसिटी दे रखी है उसने 2.19
2.19 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ये 9.1 10⁻31। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 332 पिकोमीटर आंसर आएगा, ये वेवलेंथ आएगी। तो भाई वेवलेंथ तो आ गया सर इसका, ठीक है। तो जो 2πr का कैलकुलेशन था वो भी बन रहा था इसमें, 332 पिकोमीटर ही बनता है, उसका भी वैल्यू नियरली, ठीक है। तो वो बोले भी ये तो मैच कर रहा है, तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस सही ही है, ठीक है। तो 1927 में फिर डेविस एंड जर्मन ने इसको क्लियरली प्रूव किया कि यस एक्सपेरिमेंटली भाई ये अच्छा ही आंसर है, ठीक है। तो फिर ये भी हाइपोथेसिस अब चल रहा है, तो आगे करेंगे हम हाइजेनबर्ग के कंसेप्ट जो है कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स लेंगे, फिर इन दोनों के बाद हम जो बोहर के फेलियर्स ऑफ एटम लेंगे और वहीं से हम स्विच कर जाएंगे क्वांटम मॉडल की तरफ एटम के, ठीक है। तो फिर वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है जी।